जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं विद्युत विभव का व्यंजक उत्पन्न करना, इसके कारण आवेशित गोलीय कोष के कारण, चालक गोले के कारण और अचालक गोले के कारण अलग अलग 3 डेरिवेशन की हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं। सर्वप्रथम यदि हम बात करें इनमें अंतर की, जो 3 डेरिवेशन हम बात करने वाले हैं, तो एक तो हमारे पास में क्या होगा, ऐसे समझ लीजिए कि एक तो हमारे पास में फुटबॉल की तरह है और वो चालक हो या कुचालक हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी सतह को हम क्या आवेश देने वाले हैं, क्यों आवेश देंगे, उसकी जो त्रिज्या को हम क्या लेने वाले हैं, कैपिटल आर लेने वाले हैं। उसके बाद में यदि हम चालक गोले की बात करें तो चालक को दिया गया जो आवेश होता है वो भी उसके सतह पर आ जाता है। आपके पास में कोई लोहे की गेंद है तो उसको जैसे ही आप आवेश दोगे प्रतिकर्षित होकर, क्योंकि उसमें आवेश का प्रवाह होता है और वो अधिकतम दूर जाना चाहता है, वो आवेश है वो उसकी सतह पर आ जाता है। और जैसे ही सतह पर आता है तो वो एक तरह से कैसा काम करने लग जाता है, वो भी एज ए गोलीय कोष की तरह, वो भी एक फुटबॉल की तरह काम करने लग जाता है। यानी आवेश चालक गोले की बात करें चाहे गोलीय कोष की बात करें, दोनों एक ही कंडीशन बन जाती है। फिर यदि हम अचालक की बात करें, आपके पास में कोई रबड़ की गेंद है और उसको आपने आवेश दे दिया तो अचालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में फैल जाता है, यानी जहां दिया जाता है वहीं वो रुक जाता है। यानी यहां से हम यदि चालक और अचालक में अंतर की भी थोड़ी बात कर लेता हूं, पिछला थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। तो चालक क्या होते हैं, चालक वे होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह होता है, कुचालक वे होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर आ जाता है, जबकि कुचालक को दिया गया जो आवेश होता है वो जहां दिया जाता है वहीं रह जाता है। और हमारे पास में जो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जबकि कुचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ में मैं यहाँ पर कुछ सिंबल लेने वाला हूँ। एक तो मैं ये लेने वाला हूँ स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब होगा जो भी हम गोलीय कोष लेंगे या अचालक गोला लेंगे तो उसके सेंटर से यदि हम किसी बिंदु P की, जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इस आर की जो स्मॉल आर हम लेंगे वो सेंटर से जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव गोलीय कोष के कारण ज्ञात करना है वो बिंदु की O से P तक की दूरी होगी। अब इसकी 3 कंडीशन प्रिय विद्यार्थियों हो सकती है। पहली कंडीशन ये गोलीय कोष से बाहर स्थित हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R है वो त्रिज्या से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो बिंदु जिस पर हमें काम करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, वो बिंदु गोलीय कोष की सतह पर स्थित हो, तो वो उस कंडीशन को बोलेंगे हम R बराबर R। ये 2 कंडीशन तो चाहे गोलीय कोष हो चाहे अचालक गोला हो सभी में सेम रहने वाली है। कंडीशन थोड़ी सी बदलेगी, वो ये बदलने वाली है कि जैसे ही हम बिंदु P है वो इस गोलीय कोष या अचालक गोले या चालक गोले के अंदर स्थित लेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा स्मॉल r है वो त्रिज्या से भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये हमारे पास में 3 कंडीशन। इसी के साथ साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि पिछले वीडियो में हमने ये अध्ययन किया था कि किसी भी आवेश को यदि हम अनंत से बिंदु P तक लेके आते हैं और वो बिंदु स्रोत आवेश से कितना दूर हो, स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, तो इसको हम गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए dr विस्थापन करके लेके आते हैं। तो विद्युत विभव की परिभाषा से कह दो या विद्युत विभव और इसके कारण उत्पन्न ई में जो हमारा रिलेशन आया था वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। v बराबर माइनस का चिन्ह लगाना मत भूलना। और अनंत से लेकर आए थे क्योंकि हम ई के विरुद्ध आ रहे थे और r तक आए थे, और ये हमारा ई और डी आर, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो भी आपको ध्यान में रखना है ई की और डी आर की जो वेक्टर या आर कैप होगा वो समांतर होगा। यानी हम सीधा ही याद बिना सदिश रूप में, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो प्रिय विद्यार्थियों पहले तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। विद्युत विभव की परिभाषा से माइनस का अनंत से आर ई डी आर ये रिलेशन होता है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर चलते हैं, वहीं सब कुछ समझेंगे। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव का व्यंजक विभिन्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए
तथा आवश्यक चित्र भी बनाइए और ग्राफ भी बनाइए और 4 अंक आगे लिखे हुए होंगे आपके इस प्रकार से, जैसे बाकी के लिए 3 और उसके बाद में आधा अंक आपका चित्र का हो जाएगा, आधा अंक है वो किसका हो जाएगा, वो आपके ग्राफ का हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो हम 4 अंक पहले प्राप्त करने के लिए देखो ध्यान से एक एक बात को समझिए, मैं क्या यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखो, माना ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, यानी फुटबॉल मान लो गोलीय कोष है जिसकी कैपिटल आर त्रिज्या है, केंद्र ओ है। जहां आप प्रकार रखोगे वो ओ हो जाएगा, जितना आप प्रकार को गोल घुमाओगे तो वो आपका सेंटर से वो दूरी हो जाएगी कैपिटल है आर, ठीक है। उसके बाद में जिसको हमने स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है, जो कि इसकी सतह पर समान रूप से वितरित है, गोलीय कोष के कारण केंद्र से यानी उसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान 3 स्थितियों में आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करेंगे। ये बात तो सभी के अंदर लिखेंगे। गोलीय कोष की जगह आपको चालक गोला पूछ ले तो भी चालक गोला है जिसको क्यू आवेश दिया गया है, जिसकी सहायता सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, और गोलीय कोष के कारण या उसके चेंज हो जाएगा आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान हमें 3 कंडीशन में ज्ञात करना है। ये लैंग्वेज ऊपर वाली सभी में सेम रहने वाली है। उसके बाद में हम पहली कंडीशन लेंगे, जब बिंदु P है वो इस गोलीय कोष से बाहर स्थित है। इसका मतलब ये जो हमारा स्मॉल r है वो ज़्यादा हो जाएगा त्रिज्या से, यानी त्रिज्या हमारी 10 सेमी है, तो ये जो स्मॉल r है वो 10 से ज़्यादा होगा, यानी 11, 12, 13, 14 ज़्यादा होने वाला है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चित्र में कोई लपड़ा नहीं है, न कोई गाउसीय पृष्ठ है, न कोई डायरेक्शन का लपड़ा है, क्योंकि ये हमारा अदिश है। सीधी सीधी बात आपको लिखनी है। हम जानते हैं विद्युत विभव V और आवेश के कारण उत्पन्न E में जो संबंध होता है ऐसे कर दो, या विद्युत विभव की जो परिभाषा से बिंदु P पर जो विभव निकल के आता है V बराबर माइनस का अनंत से लेकर आपका जो बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो आप r शुरू में ही मान चुके हो कि ये जो डिस्टेंस है वो r अनंत से लेके आए, कहाँ तक आए, बिंदु P तक आए, तो वहां पर आपका V तो आ ही गया। अब बस इतना सूत्र याद है, माइनस से अनंत से r और ई डी आर। अब आप ऐसा करिए कि बस इसी को आगे बढ़ाओ। ई कौन सा ले रहे हैं, जब हम अनंत से लेकर उसके बिंदु P तक आ रहे हैं तो ई हमारा सरफेस से बाहर वाला, एक बार आगे बढ़ा के अनंत से r करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, ई अनंत से r करके ई आउट डी आर कर सकते हो। ई आउट का मतलब यह हुआ कि आपको बाहर स्थित बिंदु पर ई का मान पता होना चाहिए। वो बिंदु आवेश की तरह होता है जो हमारे गोलीय कोष से कोई भी बिंदु बाहर स्थित होता है, उसके लिए ई का जो सूत्र होता है के क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता है। बस वही वैल्यू आपको ई डी आर, ई की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है, वो माइनस का इंटीग्रेशन अनंत से आर तक, ये एकदम सही। ये ई आउट की वैल्यू आपने के क्यू बटा आर स्क्वायर रख दी और इनटू में लगा दिया डी आर, और ई डॉट डी आर शुरू में लिखना चाहते हो तो हटा दो, बस ई डी आर करके कह दो कि ई और डी आर है वो क्या है, समांतर है। बस आप सीधा याद रखो ई डी आर, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें, अब के बदलने वाला नहीं है, क्यू जो आवेश है वो भी हमने फिक्स कर दिया, वो क्यू है वो। अब डी आर बटा आर स्क्वायर, अब इंटीग्रेशन आपको ध्यान में रखना है कि x की घात n वाला पहले मैं समझा चुका हूं कि 1 बटा एक्स स्क्वायर हो, चाहे उसमें dx आएगा, और यहाँ डी आर बटा आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का समाकलन जैसे ही हम करते हैं तो हम समाकलन करेंगे, आर ऊपर जाएगा माइनस का 2 डी आर, एक्स की घात n का समाकलन हम जानते हैं x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस का 1। अब इसको हल करेंगे, r की घात माइनस 1 बटा माइनस का 1 बटा में आ जाएगा, यानी माइनस का 1 बटा r। यानी यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस की 1 बटा जो 1 बटा आर स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो माइनस का 1 बटा आर होता है।
अब अनंत से लेकर आर तक हम लिमिट लगा देंगे। उसके बाद में ऊपर वाली जो लिमिट है उसको हम पहले रखेंगे, नीचे वाली लिमिट को हम बाद में रखेंगे और माइनस का बीच में चिन्ह लगा देंगे। ये सिंपल सी बात आप समझ चुके होंगे। माइनस का 1/r, पहले माइनस का चिन्ह, फिर आपके पास में 1/r की जगह माइनस का 1/अनंत, 1/अनंत 0 हो जाता है। तो हमारे पास में क्या बचता है, v बराबर माइनस का KQ और गुणा माइनस का 1/r और उसके बाद में v बराबर KQ/r। आप चाहो तो इसको खोल के लिख सकते हो 1/4πε0 और Q/r। अब ये सूत्र हमें ये बता रहा है कि ये जो विद्युत विभव हम गोलीय कोश के कारण निकाल रहे हैं और बिंदु R बाहर स्थित है, तो ये जो गोलीय कोश है वो एक तरह से बिंदु आवेश की तरह काम कर रहा है। यानी जो हमारी दूरी है r यदि बड़ी है त्रिज्या से, एक तरह से वो एक बिंदु आवेश की तरह काम कर रहा है। और यदि हम इसके यहाँ तक की ग्राफ की बात करें तो यदि हम एक ग्राफ बनाए v और किसके अंदर जो हमारे पास में दूरी के साथ बनाए तो हम यहाँ तक ही बढ़े हैं, तो यहाँ से यदि हम बात करें तो जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा विभव का मान है वो कम होता जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली कंडीशन बहुत ही इजी है। जहाँ भी जैसे ही बिंदु P को आप सतह पर लेके आते हो तो ये ऊपर वाली समीकरण में जहाँ भी स्मॉल r होता है वहाँ कैपिटल R। अब देखो इस सूत्र को देखो, v बराबर KQ/r। इसमें यदि हम देखा जाए k और q कांस्टेंट है लेकिन r वेरिएबल है, यानी r बदल रहा है। जैसे बिंदु पास आ रहा है तो कम हो रहा है, बिंदु दूर जा रहा है तो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सतह वाली कंडीशन में आपने चित्र बना दिया, बिंदु P सतह पर दिखा दिया। अब r बराबर r का मतलब ये क्या हुआ, के भी कांस्टेंट है, Q एकदम फिक्स है कि हमने शुरू में इतना दिया है, R त्रिज्या भी नहीं बदलने वाली है, यानी V बराबर KQ/R ये सतह पर होता है। और ये R का मान यदि हम बात करें तो सतह पर ये विभव होगा और वो कांस्टेंट होगा जो बदलेगा भी नहीं। क्या हो जाएगा, KQ/R हो जाएगा। चाहे गोलीय कोश हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, सभी की बात करें तो बाहर तो आपका ये व्यंजक आने वाला है और उसकी सतह पर यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। कंडीशन थोड़ी सी बदलने वाली है तो वो इन साइड में बदलने वाली है। तो चलते हैं हम इन साइड को। यदि आपने समझ लिया तो ऐसा समझिए। अब इसमें होता क्या है, सपोज करिए आपको दो कंडीशन में आपको बिंदु P तक आना है और बिंदु P तक आने पर आपके सामने दो बैरियर आ रहे हैं। जैसे ही आप अनंत से चले यहाँ तक E आउट काम कर रहा है, E बदल रहा है और यहाँ तक जैसे ही आप सतह से अंदर जाएंगे तो आपको E का मान है वो 0 मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी चालक या गोलीय कोश के अंदर E का मान 0 होगा। तो हम वहाँ तक चलेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे जहाँ तक E का मान एक समान बना रहता है। जैसे ही हम दूसरे फील्ड के अंदर प्रवेश करेंगे तो हम समाकलन को दो भागों में तोड़ लेंगे। यानी ऐसे समझिए कि आपके स्कूल आप आ रहे हो और ये आपकी स्कूल की बाउंड्री है या बाउंड्री, और इसके अंदर यहाँ पर स्कूल की क्या है, ऑफिस है। मान लो यहाँ पर स्कूल की ऑफिस है। अब आपको करना क्या है, ये आपका घर है, घर से यहाँ तक आए तो आप कैसे आ सकते हो कि भाई जल्दी आ सकते हो। ये मैं समझाने के लिए, ई आउट है वो अलग होगा, वो कितना होगा, KQ/ आपके पास में R² होगा। लेकिन जैसे ही आप स्कूल के अंदर आओगे तो बदमाशी आपकी बंद है, यानी फिर आप स्कूल के अंदर वाली कंडीशन में समाकलन आपको अलग निकालना पड़ेगा। फिर आप R से लेकर किस क्लास तक, मान लो वो क्लास बिंदु आपका P है वो इन साइड है, तो वहां तक आप जाना चाहते हो तो फिर समाकलन को बस इतना समझ लो कि जैसे ही हम अंदर वाली कंडीशन में आएंगे समाकलन को दो भागों में तोड़ने वाले हैं। यदि हम चालक गोले और गोलीय कोश की बात करें तो अंदर आपका E है वो 0 है, बिल्कुल भी आपको बदमाशी नहीं करने दी जाएगी। और उसके बाद में यदि हम बात करें अचालक वाले में तो अंदर वाली कंडीशन में आपको सूत्र ध्यान रखना है, KQ/R/R³। ये सूत्र आगे काम आएगा, फिलहाल समझिए। अब मैंने क्या कहा कि जैसे ही आपने चित्र बना दिया, ये वर्त बना दिया और उसके बाद में प्लस प्लस आपने आवेश दिखा दिया, बिंदु O कर दिया, ये कैपिटल R दिखा दिया, बिंदु P कर दिया, ये स्मॉल R दिखा दिया। सब कुछ चित्र ज़्यादा टफ नहीं है।
बस 3 वृत्त बनाने और उसके बाद में आर जैसी, अर्थात इसका मतलब हुआ बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित होता है तो अनंत से लेकर बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान एक समान रूप से नहीं होता है। यदि बिंदु P तक हम आए तो वो एक समान रूप से नहीं होता है। अतः समाकलन को हम 2 भागों में बांटेंगे, तो घर से लेकर बाउंड्री तक और फिर बाउंड्री से लेकर आपकी क्लास तक ऐसे बांटना है आपको। यानी v बराबर माइनस का चिन्ह तो रहने वाला है अनंत से लेकर r, और आप सुविधा के लिए यहाँ e आउट लिख सकते हो, और माइनस का फिर r से लेकर यानी त्रिज्या से लेकर फिर अंदर तक आओगे, वो बिंदु सेंटर से कितना होगा, स्मॉल r दूरी पर होगा। स्मॉल r लिमिट लगा देंगे हम। अब देखिए यहाँ v बराबर, जैसे ही आपको पता है अनंत से लेकर आप स्कूल की बाउंड्री तक आते हो यानी सरफेस तक आते हो, तो किया गया जो विभव होगा वो हमारे पास में आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, वो तो हो जाएगा के क्यू बटा आर। अब इन वाली कंडीशन में हम देखेंगे, इन वाली कंडीशन में देखें तो ई जीरो हो जाता है। ई क्या हो जाता है, जीरो। तो अब आपको पता है लिखना है, थोड़ा साइड में लिख देना कि जो चालक के अंदर या गोलीय कोश के अंदर जो विभव होगा, जो ई होगी वो जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो आपके पास में यहाँ ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो ई इन भी कितना आएगा, के क्यू बटा आर आएगा। यानी ई इन भी के क्यू बटा आर। बहुत ही गजब का कंसेप्ट सामने निकल कर आया है कि जब हमने ई पढ़ रहे थे तो ई आउट हमारे पास में क्या आ रही थी, के क्यू बटा स्मॉल आर क्यूब। ई सरफेस आ रही थी के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, और ई इन जीरो आ रही थी। लेकिन विभव तो जीरो होता ही नहीं है। इसका मतलब विभव होता है वो चालक के अंदर, यदि हम बात करें कोई बिंदु है, चाहे वो सेंटर पर हो चाहे कहीं पर भी हो, आपकी क्लास है वो चाहे जो बाउंड्री है उसके अंदर हो चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी बिंदु तक आप जाओगे तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी फुटबॉल है तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो उतना ही होगा जितना उसकी सतह पर होगा, यानी के क्यू बटा आर ही होगा। ये बात आपको समझ, सपोज कीजिए कि आपकी स्कूल का जो विद्युत विभव है वो उसकी बाउंड्री पर वर्ताकार बाउंड्री है, तो उसके कारण जो विद्युत विभव के क्यू बटा आपके पास में क्या है, कैपिटल आर है। तो प्रत्येक क्लास हो चाहे कहीं भी हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा अंदर वाली कंडीशन में। यदि गोलीय कोश की तरह हम बात करें, चालक गोले की बात करें तो उतना ही होता है जितना सतह पर होता है। और अब यदि हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बनाने का हम प्रयास करें तो इसका मतलब सेंटर पर भी उतना ही होगा v का मान, और r गोलीय कोश के यहाँ जीरो है, सेंटर पर r का मान जीरो, यहाँ से चले और ये सेंटर से लेकर कैपिटल R तक जब तक जाओगे वो आपका क्या रहने वाला है, के क्यू बटा कैपिटल R। फिर दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी r का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सॉरी, v का मान है वो r बढ़ने से कम होता जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए ग्राफ, समीकरण 1 2 3 जो भी आपने ली, तो आउट वाले में के क्यू बटा स्मॉल आर आया, बटा में आर, वी सतह वाला वो तो सब कांस्टेंट होने से नियत हो गया, और वी इन है वो भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जैसे ही आप सेंटर से लेकर यहाँ वी लिखना विद्युत विभव, गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, और ये दूरी हो जाएगी बिंदु P की, ये दिखाना। तो त्रिज्या तक जब तक आओगे सरफेस तक तो सब कुछ सेम रहने वाला है, और उसके बाद में धीरे धीरे परवलय के रूप में घटता ही जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन जो लगभग 18 मिनट के अंदर हुआ है आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। समरूप हेडिंग लिखो, गोलीय कोश के बारे में विवरण लिखो। विवरण जैसे ही आपने लिख दिया, कंडीशन नंबर 1 लगाओ, बिंदु बाहर लो, v बराबर माइनस का जो आपके पास में अनंत से r EDR लगाओ, उसके बाद में e आउट का व्यंजक लगाओ, इंटीग्रेशन कर दो, v बराबर आपके पास में के क्यू बटा r आ जाएगा, v समानुपाती 1/r आ जाएगा। सरफेस वाली कंडीशन में उतना ही कर दो। इस कंडीशन में आपको 2 भागों में बांटना है, एक तो बाउंड्री तक आना है, फिर बाउंड्री से r से लेकर जहाँ तक आपका निर्धारित बिंदु स्मॉल r है वहाँ तक आपको आना है। तो ये बिंदु P अंदर वाली कंडीशन में आना है। इंटीग्रेशन को 2 भागों में डिवाइड करना सीख लिया। इसका जो मान है वो हम ज्ञात करते हैं सरफेस तक के क्यू बटा आर, अंदर वाला जीरो। इसका मतलब अंदर भी गोलीय कोश के अंदर भी
जो विद्युत विभव होता है वो सतह के बराबर होता है, प्रत्येक बिंदु पर भी सेम रहता है। ये डेरिवेशन ग्राफ बना दो। अब यदि अचालक चालक गोले के कारण पूछ ले तो परीक्षा में तो ये बात नहीं लिखोगे इतनी सी कि वो फलाने के बराबर होता है ना, तो ऐसा नहीं लिखना है। अब देखिए कि फिर यदि हम बात करें तो इसमें मैंने आवेशित चालक गोले के कारण तो विभिन्न स्थितियों में व्यंजक उत्पन्न करना, तो चालक गोले को दिया गया आवेश उसकी बाह्य सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, अतः आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव परिकलन गोलीय कोश की तरह ही होगा। अब आपको मैं गृह कार्य देता हूं, आप लिखेंगे माना कि एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, वो केंद्र है उसका, उसको क्यू आवेश दिया गया जो प्रतिकर्षण के कारण उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, किसी बिंदु जो ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है वहां पर इसके कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। पहली कंडीशन लेनी है, उसके बाद में वही हमारा माइनस अनंत से लेकर बिंदु P की डिस्टेंस R और E उसका आउट वाला DR लगाना है, वो आपके पास में आ जाएगा। फिर R बराबर R लिखना है, इन वाली साइड में भी वही लिखना है कि E इन यहाँ से यहाँ तक का KQ बटा R आ जाएगा, E इन अंदर 0 कर देना। सेम ही सारे ग्राफ वगैरह सब कुछ है सेम ही रहने वाला है। अब यदि हम डिजिटल ग्राफ की बात करें तो देखिए ये आपका डिजिटल ग्राफ है, इसमें देखा जाए तो ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक कोई इसमें प्लस प्लस बाहर की ओर है, अंदर नहीं है। तो उसकी बात करें तो ये देखो ग्राफ बनाया जाए, ई अंदर 0 होता है, ई और आर को एक साथ समझाया गया है। तो ई वाला ग्राफ आप देखते हो कि वो फिर आर से शुरू होता है क्योंकि ई इन होता है वो 0 होता है। लेकिन वी वाला ग्राफ देखो, वी वाले ग्राफ की बात करें तो वो ये सेंटर पॉइंट है। इधर वाली कंडीशन में जैसे आप बाईं ओर आएंगे तो आपके पास में इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। बस सिंपल सी बात है। यहाँ आपको के क्यू बटा आर वाला सूत्र आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है के क्यू बटा आर स्क्वायर वाला सूत्र आ रहा है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं हम अचालक गोली कोश। अब ये अब की बार पक्का क्वेश्चन आने वाला है, इस पर है। यदि आपने समझ लिया ना तो चाहे किसी पर आ जाए आप विद्युत विभव वाला गलत नहीं करने वाले हो। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का व्यंजक विभिन्न स्थितियों में ज्ञात है करना। तो माना ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसको क्यू आवेश दिया गया है जो उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। ये बात आपने लिख दी। उसके बाद में केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का परिकलन निम्न 3 स्थितियों में करना है। तो यहाँ चित्र जब भी बनाओ तो ध्यान रखना ये प्लस प्लस सारी जगह आप दिखा देना, ठीक है ना। इस चित्र में दिखाया हुआ नहीं है, ये ओ केंद्र दिखा देना और उसके बाद में ये आर त्रिज्या और स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P दिखा देना। अब आप जब R बड़ा हो R से यानी बिंदु P है वो सतह से कहाँ हो बाहर स्थित हो तो आपको लिखना है विद्युत विभव की परिभाषा से बिंदु P पर जो भी विद्युत विभव होगा, या ऐसे कह सकते हो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बाहर है उसमें जो रिलेशन होता है वो अनंत से R तक, R का O से लेकर बिंदु P की दूरी है। तो आपके पास में यदि हम बात करें अनंत से R तक ई डी आर, ई समांतर डी आर कर दो और उसके बाद में वही बात ई आउट तो आपको पता है अचालक के कारण है, ई आउट के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, वही डी आर पीछे वाला वो सेम ही है, तभी मैंने ये वीडियो साथ में लिया है, वरना फिर 20 मिनट समझाने में और लगती। ई आउट वाला वही सेम आपको करना है, माइनस का के क्यू और अनंत से आर डी आर बटा आर स्क्वायर, तो माइनस का के क्यू और उसके बाद में वही बात अभी मैंने जो समझाई है आपके पास में v बराबर आपके क्या आ जाएगा के क्यू बटा आर आ जाएगा। इसका मतलब वो सेम ही है। जब बिंदु P अचालक गोले की सतह पर हो तो वही हमारे पास में r का मान है वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, कैपिटल R वैल्यू पुट कर देना। ये आप k को यहाँ खोलना चाहते हो तो यहाँ पूरा k बराबर ऐसे भी लिख सकते हो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद में समीकरण नंबर 1 दे देना, ये समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बात तो आपके समझ में आ गई। अब देखिए मेन इतनी सी कंडीशन यदि आपने समझ ली तो अभी तक आपने क्या पढ़ लिया कि चाहे गोलीय कोश हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक हो,
उसके लिए जब तक बिंदु P हमारा बाहर स्थित है, सतह पर स्थित है, तो बाहर स्थित है तो के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर आ जाए, स्मॉल आर आ जाएगा, और सतह पर स्थित है तो के क्यू बटा कैपिटल आर आ जाएगा। यहाँ तक सब कुछ सेम था, बस कंडीशन और गोलीय कोष के अंदर के क्यू बटा कैपिटल आर आ रहा था। अब ये अचालक वाले में जब ई इन है वो जीरो नहीं है, इसलिए कुछ अलग बदलने वाला है। तो आपके पास में क्या है कि जैसे मान लो गोलीय कोष है, अचालक गोला है, तो उसके कारण जो प्लस का जो आवेश आपने दिया वो सारी सतह पर वितरित है, यानी इसका जो ई इन है वो जीरो नहीं है। वो आपके पास में कितना है, ई इन का सूत्र ध्यान रखो, के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल है आर क्यूब, वो सूत्र होगा। तो जैसे ही हम अनंत से आर तक आएंगे, समाकलन को दो भागों में डिवाइड करेंगे, हम कहेंगे अनंत से जैसे ही हम आर तक आते हैं तो जो बिंदु P तक, ये बिंदु P है वो इसके अंदर स्थित है, और ये O केंद्र है, तो ये त्रिज्या कैपिटल आर है, ये बिंदु की दूरी स्मॉल आर है, प्लस का पॉजिटिव आवेश सभी जगह है। तो हम कहेंगे कि आर का मान वो एक समान रूप से नहीं है, और इसलिए समाकलन को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो हम कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेकर कैपिटल आर तक सतह तक आएंगे, और हम लगाएंगे ई डी आर, और उसके बाद में हमारे पास में आर से लेकर स्कूल की जो बाउंड्री है वहाँ से हमारी क्लास तक आएंगे, स्मॉल आर तक आएंगे, यहाँ हमारा ई इन डी आर लगने वाला है। ठीक है, समाकलन को दो भागों में डिवाइड कर लिया। ये आप समीकरण नंबर 2 जो सतह वाली आपने दी थी उसके से लिख सकते हो कि यहाँ तक आएंगे तो के क्यू आवेश है टोटल, और कैपिटल आर यहाँ तक का आपका कार्य ये हो गया। उसके बाद में ई इन कंडीशन वाले में यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है, तो माइनस का ई इन वाली कंडीशन में आर से लेकर आपके पास में स्मॉल आर। अब आपके पास में जो ई इन की वैल्यू होती है वो याद रखो, के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यूब और डी आर हो जाएगा। अब देखो यहाँ के क्यू भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू आप बाहर ले लो, तो आपके पास में के क्यू कैपिटल आर माइनस का के क्यू और बटा आर क्यूब, ये आपने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन आर से लेकर आर तक और आर डी आर। अब हमारे पास में जो आर का जो इंटीग्रेशन होगा वो आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और हम इसको लिख देंगे के क्यू बटा कैपिटल आर और माइनस का के क्यू बटा कैपिटल आर क्यूब, और उसके बाद में यदि हम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो आर स्क्वायर बटा 2 लिमिट हो जाएगी कैपिटल आर से स्मॉल आर। बाकी हम देखते हैं, समझते हैं पूरा नोट्स के अंदर ध्यान से। तो हमने ये बाहर वाली कंडीशन समझ ली, सरफेस वाली समझ ली। अब अंदर वाली कंडीशन में हम यहाँ थोड़ी सी देखो, ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो वो आप देखिए। जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित होता है तो अनंत से लेकर बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान एक समान रूप से नहीं होता है। अतः समाकलन को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। ये जो बात है वही बात आपको किस में लिखनी है, अचालक वाले के अंदर लिखनी है, यानी जो गोलीय कोश वाली पहले वाली जो बात है वही बात आपको लिखनी है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई, ये है आपका अचालक वाला मेन। तो अब देखिए, जब आर का मान छोटा है तो अनंत से लेकर बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान रूप से नहीं होता है, यानी अनंत से लेकर E आउट है वो अलग होगा, और E इन यहाँ थोड़ा सा नहीं होता है, ये लिखना आपको नहीं होता है। और उसके बाद में समाकलन को दो भागों में विभक्त करने पर आपको लिख सकते हो इस प्रकार से कि एक तो हम अनंत से कैपिटल आर तक सतह तक, और एक सतह से अभिष्ट बिंदु तक ये लिखेंगे। आउट वाला तो आपको पता है ये आर तक के क्यू बटा आर हो जाएगा। ई इन का आपको पता है के क्यू आर बटा आर क्यूब होता है, ये आपने कर दिया। जैसे ही आपने हल किया तो हमारे पास में क्या आ गया, के क्यू बटा आर माइनस का, आपने क्या किया, माइनस का के क्यू बटा आर क्यूब ये कॉमन ले लिया, और आर डी आर का जो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बट्टा क्या कर दिया 2, और आर से आर तक आपने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। उसके बाद में देखा जाए तो पहले हमें क्या करना है, स्मॉल आर की वैल्यू पुट करनी है इसकी जगह, और उसके बाद में कैपिटल आर रखना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, यही काम हमने किया है। अब हमें क्या करना है, के क्यू को कॉमन ले लेना है। के क्यू को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर बट्टा में आर क्यूब माइनस का 1 बटा आर क्यूब अंदर चला जाएगा, तो माइनस का आर स्क्वायर बटा 2 आर क्यूब माइनस माइनस प्लस, और आर स्क्वायर से
कैंसिल हो जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इतनी बात आप समझ चुके हो। ओके, फिर हम बात करें के क्यू, और इसको यदि हम हल करें तो जब 2r³ हमारे पास में हर में लघुत्तम आएगा, r का भाग लगाएंगे 2r², फिर यहाँ बचेगा 2r³ में 1 तो माइनस का r², ये तो आप समझते हो, 2r का भाग लगाएंगे तो r², ये हो गया 2r², r² कितना हो गया 3r²। ये बात आपने समझ ली। यानी v बराबर के क्यू कोष्टक के अंदर 3 कैपिटल R यानी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस बिंदु की दूरी का स्क्वायर बट्टा 2r³, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। अब ये मेन फॉर्मूला आ गया। यह चालक गोले के अंदर कोई बिंदु स्थित हो तो वहां पर विद्युत विभव का व्यंजक आपको ये ध्यान में रखना है। अब यदि r की वैल्यू हम 0 कर दे, r की वैल्यू क्या कर दे 0 कर दे, तो यह चालक गोले के केंद्र पर आ जाएगा। यानी केंद्र का मतलब यहाँ जो बिंदु P और O एक ही जगह स्थित हो, यानी r यदि हम केंद्र पर बात करें तो हमारे पास में जो सूत्र आया कौन सा, Q/4πε0 3r³ 3r² माइनस स्मॉल r² बट्टा 2r³। इसमें r² की वैल्यू को आप 0 कर दो, r² की वैल्यू को आप जैसे ही 0 करोगे तो हमारे पास में 3/2r आ जाएगा। अब इस सूत्र को आप एडजस्ट करो, 3/2 इधर ले आओ, ये 1/4πε∗Q/r क्या होता है, कैपिटल R होता है। तो हम कहते हैं ये V सरफेस होता है, यानी सरफेस पर KQ/R आता है, वही है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो 3/2 गुणा सत्य का होता है। प्रश्न आ सकता है कि सिद्ध कीजिए चालक गोले के केंद्र पर जो विद्युत विभव का जो मान होता है वो सत्य का 1.5 गुना होता है, यानी 3/2 गुना होता है। तो पूरा कुछ सब कुछ करना पड़ेगा आपको। और ग्राफ की यदि हम बात करें तो V और R में यदि हम ग्राफ बनाए तो हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो V और R में यदि हम ग्राफ बनाए तो यहाँ से R है और R से जब दूर है तो ये तो घटने वाला V समानुपाती 1/r होगा, और सरफेस वाला सपोज करो 10 है तो सेंटर वाला 15 होगा, यानी सेंटर वाला ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ग्राफ बनाते हो तो आपके पास में ये ग्राफ, ये आपका R है, एक तो त्रिज्या अंदर वाली, एक ये R है, तो बाहर तो ग्राफ इस प्रकार से आने वाला है। यानी यदि हम बात करें तो यदि यहाँ तक ये R है तो R से लेकर बाहर तो परवलयकार रूप से घटता जाएगा इस प्रकार से ग्राफ। अब ये ऐसा नहीं कि पहले वाले सीधा मिला दे, नहीं, इस सीध में यदि हम बात करें वो सरफेस यदि 10 है तो इससे लगभग थोड़ा सा 15 ऊपर की ओर होगा, 20 सेंटर वाला ज़्यादा होगा, फिर ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे आने वाला है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो फिर हम एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, इस पर आए हुए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ पूरा ये कि यदि हम अचालक गोले के कारण विद्युत विभव निकाले तो कैपिटल R में वही आपका KQ/R आने वाला है, समझ में आ गया। उसके बाद में सरफेस में R कर देना। अंदर वाली कंडीशन में आपको यहाँ थोड़ी सी ये मिस्टेक को सुधारना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो एक समान रूप से नहीं होता है, अतः समाकलन को हम 2 भागों में विभक्त करेंगे, अनंत से R तक। और बस इतना समझ लिया। इनका हमेशा सूत्र याद रखो कि अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक होता है वो KQ/r बटा कैपिटल R³ होता है। वह किया, इंटीग्रेशन किया, थोड़ी सी गणित वाली प्रोसेस आई, लघुत्तम लेके उसको हल कर लिया, ये हमारे पास में मेन सूत्र आ गया। इसमें यदि आपने R बराबर 0 रख दिया तो वो आपका सेंटर पर आ जाता है, और सेंटर पर होता है वो सरफेस का 3/2 गुणा होता है। और उसके बाद में आपने ग्राफ बना दिया, बिंदु की दूरी और विद्युत विभव V के बीच में आपने ग्राफ बना दिया। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल तो हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, और कुछ न्यूमेरिकल हमारे क्या हो जाएंगे, एक सीरीज चलेगी जो रिवीजन की हमारी सीरीज चल रही है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो अभी मैं 12th के ही न्यूमेरिकल आपसे करवाऊंगा, सारे न्यूमेरिकल हैं वो 12th के ही होंगे जो RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए हैं, उनकी सीरीज चलेगी, वहाँ से न्यूमेरिकल होंगे। बाकी बचेंगे वो ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद में सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। 10 सेमी त्रिज्या यानी कैपिटल R दे दिया 10 सेमी, एक ठोस अचालक गोले को Q का मान दे दिया 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश दिया गया। गोले के केंद्र पर से 14 सेमी, इसका मतलब R क्या है, बड़ा है। 10 सेमी इसका मतलब सरफेस के ऊपर है। 4 सेमी इसका मतलब वो अंदर है। ठोस अचालक गोले की बात कर रहा है तो सब कुछ हो गया इसके अंदर जितने भी है। यदि एक न्यूमेरिकल आपने कर लिया तो बाकी सारे आ जाएंगे। R का मान SI में लिखो 0.10 मीटर, Q का मान ये लिखो, बाकी 14 है, इसका मतलब बिंदु गोले के बाहर स्थित है। तो V बराबर KQ/R
स्मॉल आर करो, बाकी देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, खुद करिए। आर बराबर 10 है तो सरफेस पर है के क्यू बटा आर वाला सूत्र लगाओ, बाकी कैलकुलेशन आप करिए। और अंदर वाली कंडीशन में आपको सूत्र क्या लगाना है, के क्यू। अब देखो मैंने क्या सूत्र बताया, इसी को थोड़ा सा इसने एडजस्टमेंट करो। वी बराबर हमारे पास में आया के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2 आर क्यूब आया। अब इसने क्या किया, ये क्यू बटा 2 आर को इसने बाहर ले लिया और आर स्क्वायर का अंदर भाग लगा दिया। तो यदि हम बाहर ले के क्यू और 2 आर को तो ऐसे ले ले और उसके बाद में जो आर स्क्वायर बच रहा है उसका भाग लगा दे, तो 3 माइनस का आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये एक इसका रूप बन गया। न्यूमेरिकल थोड़ा इजी हल हो जाता है, बस वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ये तो आपके हो गए। अगला जो हम बात करेंगे, अगले जैसे ही पार्ट आएगा उसके अंदर हमें दो आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, लगभग पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जो हमारा पार्ट नंबर 4 रिलीज हुआ था, उस क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कूलाम की परिभाषा स्थिर विद्युत्की के अनुसार लिखिए। तो इसका आंसर ये होगा, देखिए आप जानते हो एफ बराबर क्या होता है, कूलाम बल से के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आपको क्या परिभाषा बनानी है, परिभाषा ये बनानी है कि यदि दो आवेश है, समान आवेश यदि आर बराबर 1 मीटर दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य यदि आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन लग रहा हो, तो उन आवेश का जो परिमाण होगा वो 1 कूलाम होगा। आप देख करके देखिए, मैंने क्या बोला, F बराबर के Q1 Q2 बटा समान आवेश है बटा में आर स्क्वायर, बल आपको लेना है 9 गुणा 10 की घात 9 और के का मान भी 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। और ये हमारे पास में Q1 Q2 समान हो तो क्यू स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 मीटर यानी 1, तो ये आवेश का मान है वो 1 कूलाम आ जाता है, यानी 1 कूलाम। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो समान आवेश परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे हो और उनके मध्य लगने वाला बल कितना हो, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, तो उन आवेशों का जो परिमाण होगा वो आपके पास में कितना होगा, 1 कूलाम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, वैसे तो देखो आई बराबर क्यू बटा टी से लगाओगे तो वो तो आवेश उसमें प्रवाहित हो जाएगा। मैंने स्थिर विद्युत्की के अनुसार आपसे परिभाषा पूछी थी, तो ये परिभाषा कूलाम का जो नियम है उससे आपको लिखनी थी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, क्या ईएसयू और ईएमयू बराबर होते हैं। तो इसका आंसर देखिए, देखो मैंने आवेश के मात्रक आपको पहले वीडियो के अंदर बताए थे। सबसे छोटा मात्रक होता है हमारा ईएसयू, जिसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। अब यदि हम बात करें, एक कूलाम के अंदर 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू होते हैं, या फ्रैंकलिन बोल सकते हो, ये होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो जो एक ईएमयू होता है, एक ईएमयू वो एब कूलाम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वो 10 कूलाम के बराबर होता है। एक ये 10 से कूलाम के बराबर होता है। और एक ईएमयू बराबर यदि हम बात करें, एक कूलाम की ईएसयू वाली वैल्यू लिखे तो 3 गुणा 10 की घात 10 ईएसयू हो जाता है। अब देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, एक कूलाम बराबर ये होता है ईएसयू, यानी फ्रैंकलिन इतना छोटा होता है 3 गुणा 10 की घात 9 फ्रैंकलिन के बराबर 1 कूलाम होता है। एक ईएमयू जिसे हम एब कूलाम भी कहते हैं 10 कूलाम होगा, और ईएमयू और ईएसयू में ये रिलेशन होगा। मेरा प्रश्न था क्या ये बराबर, नहीं ये बराबर नहीं होते हैं। एक ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में 3 गुणा 10 की घात 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिटें होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 था, द्रव्यमान तथा आवेश में 4 अंतर है, लिखिए। इसका उत्तर ये होगा, एक और आप द्रव्यमान लिख लीजिए m, एक और q। m हमेशा ही क्या होता है, धनात्मक होता है, और आवेश धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा अंतर ये लिख सकते हो, द्रव्यमान होता है वो बिना आवेश के भी संभव है,
यानी द्रव्यमान पर आवेश का होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी वस्तु पर यदि आवेश है तो उसका द्रव्यमान 100% होगा। यानी जैसे मान लो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो है लेकिन उस पर आवेश होना कोई जरूरी नहीं, आवेश नहीं है। लेकिन किसी भी वस्तु पर यदि आवेश है तो वहां द्रव्यमान तो होगा। यानी कहने का मतलब आवेश होता है वो द्रव्यमान से संबंध होता है, लेकिन किसी द्रव्यमान पर आवेश का होना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में यदि दो द्रव्यमान है, द्रव्यमान m1 m2 के कण है, तो उनके बीच में केवल आकर्षण का बल लगता है। लेकिन यदि दो आवेश q1 q2 है तो उनके बीच में आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण भी लग सकता है। चौथा अंतर आप यह लिख सकते हो कि द्रव्यमान का जो मान होता है वो हमारा वेग पर निर्भर करता है, m बराबर m नोट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर से, जबकि जो आवेश का जो मान है वो कभी भी किस पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ये अंतर आप लिख सकते हो और एक से ज्यादा भी लिख सकते हो, मात्रक के बारे में लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फर्स्ट यूनिट के अध्यायों के नाम लिखो, अंकों का वर्गीकरण भी बताओ, साथ में हमें यह भी बताओ आवेशों के प्रकार बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, आवेश संरक्षित रहता है ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, आवेश क्वांटमीकृत होता है ये बताने वाले वैज्ञानिक क्या थे। इसका आंसर ये होगा। तो हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। दूसरे का नाम है गाउस का नियम, गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तीसरे का नाम है जो चल रहा है विद्युत विभव, विद्युत विभव। और उसके बाद में चौथे का जो नाम है विद्युत धारिता। ये हमारे पास में 4 चैप्टर है। अब 4 चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अंकों का वर्गीकरण एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का लगभग न्यूमेरिकल ही आता है, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो अथवा में भी एक क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार ये 7 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि आवेश का प्रकार है वो किस वैज्ञानिक ने बताया, तो आवेश का जो 2 प्रकार का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था। और इसके समान में ही आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो ESU होता है वो फ्रैंकलिन रखा गया था। और उसके बाद में जो आवेश होता है वो हमारा क्या होता है, संरक्षित रहता है, यानी आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह भी सर्वप्रथम किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि सबसे पहले अनुभव के आधार पर बताया था कि आवेश है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और कुछ अभिक्रियाएं हमने नाभिकीय अभिक्रियाएं भी पढ़ी। उसके बाद में आवेश क्वांटमीकृत होता है, ये बात किसने बताई कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमेशा ही पूर्ण गुणज होता है। तो ये बात बताई थी मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग जब हुआ था तब ये बात पता चली थी कि किसी भी वस्तु पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी आवेश होता है कम से कम आवेश होता है, वो आवेश का जो क्वांटा होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये बात मिलिकन ने बताई थी, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था देखते हैं। 5वां क्वेश्चन था हमारा के का सीजीएस पद्धति में मान लिखो। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखो यहाँ के बराबर क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो सीजीएस में बदलो तो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का मतलब 10 की घात 5 डाइन हो जाएगा, और मीटर का मतलब 10 की घात जैसे सेमी में बदलेंगे तो 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और बट्टा में कुलाम, यानी 1 कुलाम में ESU का स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान से समझना, ESU का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणा 10 की घात मैंने कितना पढ़ा था, 9 बताया था, तो वर्ग करेंगे तो 9 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यदि आप इसको हल करना चाहते हो तो हल करेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी घात 10 की घात 18, नीचे ये कैंसिल हो जाएगी। और के का मान हमेशा ही ध्यान रखना क्या होगा, के का जो मान होगा वो 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कुलाम का स्क्वायर, ये आपको मात्रक ध्यान में रखना है, वो 1 होता है। और मात्रक ये सीजीएस में हो जाएगा, के का मान सीजीएस में 1 होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये बताना है आर और वी के बीच में ग्राफ है,
ये मेरे को बताना है कि ये गोलीय कोष के कारण है या चालक गोले के कारण है या अचालक गोले के कारण ऐसा ग्राफ आता है V और R में। ये ग्राफ मेरे को बताना है कि ये आपको लिखना है कि ये होगा वो आवेशित गोलीय कोष के कारण है। 3 ऑप्शन है, गोलीय कोष, चालक गोले के कारण और उसके बाद में अचालक गोले के कारण। तो कौन से का होगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। फिर अगले टॉपिक में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक इन वीडियो को देखते रहिए और बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। अब है ना, कल एक वीडियो आने वाला है इसके बाद में, जो हमारा होगा कंपटीशन एग्जाम के लिए, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यानी 1 से लेकर 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल में कराने वाला हूँ, सारे सूत्र बताने वाला हूँ। वो वीडियो आप ज़रूर देखना। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आप नए हो तो। और कभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस नहीं करते हैं बेल आइकन को, तो वो वीडियो हमारे पास में पहुंचता नहीं है, तो टाइम से हम देख भी नहीं पाते हैं। तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना।